हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पिछले वाले क्लास में हमने लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं उसको फिनिश कर लिया था। और इसमें से एक एक डायपोल का केस था, और डायपोल के केस में एक टॉपिक छूटा हुआ था जो मुझे भी कराना है। हमने डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर और किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया था। तो अगर एक डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर क्या होगा, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, वो हम आज निकालना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू नहीं बदलती हो। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रख दें किसी मतलब डिफरेंट एंगल से, तो उस पर क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या टॉर्क आएगा, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वही है। तो देखिए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, ऐसे, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ, यानी आई कैप की तरफ, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, एक डायपोल है -q + q चार्ज का जो 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, उसको हमने ला के एक थीटा एंगल पर रख दिया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। दोनों के बीच जो है एंगल वो है थीटा, ठीक है। तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो इसी तरह इसमें आप लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P which is placed in an electric field in a uniform electric field E। तो ऐसा आप बना के खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उसको नहीं लिखाना चाहता क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या इस पर कोई लीनियर फोर्स लग रहा है। लीनियर फोर्स का मतलब कि जो फोर्स एक लाइन में लग रहा है, क्या, क्योंकि एक लाइन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लीनियर फोर्स। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर मोशन। और अगर इस पर दो अपोजिट फोर्स लगते हैं, कपल ऑफ फोर्स लगते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये क्या होगा, ये अपने सेंटर ऑफ मास जो बीच में है उसके अबाउट ये रोटेट करना शुरू होगा। और रोटेशन के कारण क्या होता है, उस पर टॉर्क लगता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर अगर ये ऐसे मूव करता है तो उस पर लीनियर फोर्स लगता है, यानी लीनियर मोशन हो रहा है। और ये अगर एक ही अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है तो उस पर टॉर्क लग रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लीनियर फोर्स क्या लग रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लीनियर फोर्स, और वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एक पॉइंट चार्ज है, यानी ये इस पूरे सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं इसको, और इन लोग को इस पॉइंट चार्ज को मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट चार्ज -q जो रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना लगेगा वो देखिए, फोर्स ऑन -q ड्यू टू E। इसके कारण क्या लग रहा है, तो ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, और मैं इसे F1 बोल रहा, वो होता है हमारा Q × E, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे -QE, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, -x की तरफ, ठीक है, -x की तरफ। और यहाँ पे मैं -x ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे -q कंसिडर नहीं करता, क्योंकि देखिए अगर माइनस चार्ज कंसिडर करना है तो फिर डायरेक्शन को आपको सिर्फ x लेना होगा। और अगर आप -q ले रहे हैं तो फिर आप और अगर आप -q नहीं ले रहे हैं, यानी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन दिखाना होगा कि किधर है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्शन को मुझे यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लेना चार्ज का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, इसीलिए तो इधर है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये चार्ज इधर खींचेगा, इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ये हो गया हमारा कि ये डायरेक्शन क्या है, -x। तो यहाँ पे हो गया -i कैप, ठीक है। अब
इसको भूल जाते हैं, इस पे देखते हैं कि इस पे क्या कितना चार्ज लग रहा है, मतलब सॉरी कितना फोर्स लग रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी इसको उधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर धक्का देगा। इसका मतलब कि इस पे जो फोर्स लगेगा, देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल नहीं रही, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ई, वो क्या आ रहा है हमारा, तो इसको मैं F2 बोल रहा हूँ, और ये आ रहा है मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये किधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेक्टर में लिखता हूँ, कोई इशू नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जा रहा है उधर, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स, तो ये हो जाएगा आई कैप, बस ये हमारा डायरेक्शन को दिखा रहा है, बस और कुछ नहीं, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ओके, अब हम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों चार्जेस पे फोर्स तो सेम लग रहे हैं, और दोनों फोर्सेस क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब याद कीजिए मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम होता था कि किसी एक, ये एक सिस्टम है, ठीक, अब दोनों सिस्टम को, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फोर्स अलग अलग इंडिविजुअली को कैलकुलेट किया दोनों चार्ज पे। अब पूरा सिस्टम में, यानी एक मान लीजिए ये रोड है, अब एक रोड जैसे मैंने भी दिखाया था, ये एक पर फोर्स इधर लग रहा है, दूसरे पे इधर लग रहा है, और दोनों फोर्स कैसा है, सेम है, और सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मोशन नहीं हो सकता। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, ये क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि चारों ओर ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि अगर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो टॉर्क अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे 2 लाइन लिख देता हूँ कि ये जो लीनियर मोशन क्यों नहीं हो रहा है। तो लीनियर मोशन नहीं होने के कारण यहाँ पर जो ये जो कारण था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि फोर्स सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो कुछ 2 लाइन का यहाँ पे कुछ वर्ड से मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ these two forces, तो देखिए अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस, ये 2 फोर्सेस के इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो डायपोल है वो रोटेशनल मोशन में सेट हो जाता है, रोटेशनल मोशन करने लगता है, और रोटेशनल मोशन जहाँ पे होना शुरू हुआ इसका मतलब कि सिस्टम पे टॉर्क लगना शुरू हो गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, और वो टॉर्क अब कितना लग रहा है उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिए, तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ अब। तो देखिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है, मैं सारा वेक्टर में लिख रहा हूँ क्योंकि टॉर्क फोर्स सारे क्या होते हैं वेक्टर्स में होते हैं। और सॉरी यहाँ पे मैं टॉर्क को मैं वेक्टर में ना लिखना चाहता हूँ, वरना आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ।
तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आता है, क्योंकि टॉर्क तो एक रोटेशनल क्वांटिटी होती है, रोटेशनल फोर्स होती है एक तरह से, तो उसमें टॉर्क तो उतना डिस्टेंस उसमें डायरेक्शन का उतना इंपॉर्टेंस होता नहीं, क्योंकि वो तो रोटेट कर रहा है तो होता नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, चलिए फोर्स तो पता है हमें क्या लग रहा है, Q इंटू ई, फोर्स में पता है क्या लग रहा है, Q इंटू ई, जो हमने अभी दोनों फोर्स F1 F2 लिखा था, ठीक है, उतना ही लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको आगे तक मिला दिया। अब ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें पता है कि ये थीटा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल पर रखा हुआ है डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डायपोल ऐसे है, तो थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो ये थीटा है। तो हमें निकालना है क्या, ये निकालना है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको नाम देता हूँ, ये इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी और इसको बोलता हूँ सी। तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके रिलेशन निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमें पता है, ये हमें निकालना है, तो दोनों का रिलेशन लिखते हैं। यानी ये क्या है, P है, यानी परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आता है, तो वो कौन सा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो होता है साइन का। इसका मतलब जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये है BC और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, ये 2a। तो यहाँ से हमारा BC क्या निकल जाएगा, BC इक्वल टू निकल जाएगा 2a साइन थीटा, ओके। और यही BC क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस BC का वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारा टॉर्क निकल जाएगा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा क्या है, Q इंटू ई, वेक्टर में लिख रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, तो चलिए टॉर्क को भी वेक्टर में लिख देता हूँ, ताकि सारा क्वांटिटी मैच करे एक दूसरे से, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखिए Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट। जब मैं डायपोल के बारे में पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया होगा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। सो यानी Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, P, यानी डायपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ P डायपोल मोमेंट, और E है PE, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा लगा हुआ, तो साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं भी वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ, वेक्टर का साइन मैं लास्ट में लगा देता हूँ, वहाँ पे अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ये साइन थीटा को हटाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं लगाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ ये वेक्टर का साइन जो है वो हटाता हूँ। तो ये हो गया हमारा ऐसे PE साइन थीटा, ये हो गया E, इसके और इसके बदले हो गया P, ये तो है, और साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड किसका, टॉर्क। इतना टॉर्क इस डायपोल पे लग रहा। और इसको मैं अगर डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब यहाँ से साइन थीटा हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि साइन थीटा जहाँ पे आता है वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे क्या आता है, कॉस थीटा आता है। और जहाँ पे साइन थीटा आता है वहाँ पे वो कैसा प्रोडक्ट हो रहा होगा, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। इसलिए साइन थीटा को हटा के मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो आप
इस फॉर्म में भी याद रखिए, इस फॉर्म में भी याद रखिए, दोनों सेम है, एक डायरेक्शन के फॉर्म में है और एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ई तो हमें पता दिया रहेगा, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ई दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा। पी तो आप निकाल सकते हैं चार्ज इंटू 2a करके, और साइन थीटा, थीटा किस एंगल पे रखा हो वो भी आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे देंगे तो आपको टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और ये हमारा डायरेक्शन में हो जाएगा। और पी क्रॉस ई कीजिए, इसका डायरेक्शन मिल जाएगा टॉर्क का, टॉर्क किधर लग रहा है, तो पी हमारा किधर है, इधर, ई किधर है तो टॉर्क लग जाएगा। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे कीजिए, पी क्रॉस ई, पी और ई ऐसे, तो हमारा टॉर्क किधर है, अंदर, यानी नेट टॉर्क जो आएगा वो आएगा अंदर की ओर, ठीक है। पी राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो पी इंटू ई किधर है, ऐसे है, तो पी इंटू ई तो अंदर की ओर, इसका मतलब जो नेट टॉर्क आएगा वो अंदर की आएगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। सही नहीं मैंने बताया ना, हाँ सही है, क्योंकि देखिए ये पी है ना, ये हमारा ऐसे डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये हुआ, और ई किधर है, नीचे की ओर, तो ये हो गया पी क्रॉस, ऐसे पी क्रॉस ई की तरफ, तो अंदर आ रहा है अंगूठा, इसका मतलब अंदर ही होगा। तो ये आ गया हमारा टॉर्क, ठीक है, नेट टॉर्क, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग केसेस होते हैं, इसके भी डिफरेंट केस हम लोग अब डिस्कस करते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखिए केस नंबर 1, केस 1 स्पेशल केस है ये। तो केस नंबर 1 क्या है कि अगर देखिए अब स्पेशल केस किस पे बनेंगे, ये थीटा पर बनेगा, कि डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, कितने एंगल से रख रहे हैं, किस किस एंगल से रख रहे हैं, उसी पे हमारा स्पेशल केसेस बनेंगे। तो अगर मैं इसको थीटा पे रखा था, थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देता हूँ। इसका मतलब कैसे रखता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और हम कैसे रख रहे हैं, ये -q + q, ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इधर है, और डायपोल मोमेंट भी इधर है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इधर है, डायपोल मोमेंट भी क्या है, इधर है, दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, 0। दैट मीन्स अगर साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब कि अगर डायपोल को हम ऐसे मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी ई के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दे, तो उस पर किसी तरह का टॉर्क नहीं लगेगा, यानी उस डायपोल को जिस तरह से रख दिए वो उसी तरह रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। इस पर यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, दोनों ना ही लीनियर फोर्स है ना ही टॉर्क है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज, ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब जो उस पर नेट फोर्स क्या है, नेट टॉर्क क्या है, 0, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों बोलते हैं, मैं अभी समझा रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब वो अस्थिर हो गया, उसके पास जो एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा, और उसके पास कोई भी तनावपूर्ण नहीं है, वो किसी भी टेंशन में नहीं है, बस स्टेबल हो गया, टेंशन फ्री हो गया, बस उस पर किसी तरह का तनाव नहीं है, किसी तरह का टेंशन नहीं है, वो स्टेबल है, टेंशन फ्री है, बस, और उस पर उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वो इक्विलिब्रियम है लेकिन स्टेबल भी है। अभी दूसरा केस आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको भी मैं समझाऊंगा। तो ये हो गया। अच्छा, टॉर्क में भी अगर डायरेक्शन में देखें तो P क्रॉस E जो है हमारा 0 हो जा रहा है, इसका मतलब कि टॉर्क जो है इसमें 0 लग रहा है, तो
जाहिर सी बात है उसमें किसी तरह का टॉर्क नहीं लगेगा तो कोई डायरेक्शन भी नहीं आएगा टॉर्क का। तो यहाँ से हम लोग पता कर लिए टॉर्क 0 है। अब हम लोग सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस देखिए, तो हमारा सेकेंड केस जो है केस नंबर 2, वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख दें क्या डायपोल को, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और हम क्या कर रहे हैं, डायपोल को कैसे रख दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब माइनस चार्ज इधर है और प्लस चार्ज इधर है और ये है हमारा डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। तो हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है यानी आई कैप और डायपोल मोमेंट किधर है, इधर है यानी माइनस आई कैप। तो दोनों के बीच जो डायरेक्ट एंगल होगा वो क्या होगा, 180 का आएगा। और साइन 180 क्या होता है, तो हमारा टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, PE साइन 180 हो जाएगा, थीटा का जगह 180। और साइन 80 का भी मान क्या होता है, 0। पता है, आपने पढ़ा है, आपने निकाला भी है। तो इस पर भी जो टॉर्क है वो क्या लगेगा, 0। इसका मतलब कि चाहे डायपोल को आप ऐसे रखें या फिर मतलब पैरेलल में रखें या एंटी पैरेलल में रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस पर जो नेट टॉर्क है यानी नेट फोर्स जो है वो 0 लगने वाला। नेट टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, क्योंकि नेट फोर्स तो पहले से ही 0 है लीनियर बोला। तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस पर क्या है कि एक ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या, तनावपूर्ण, उसके अंदर टेंशन है, किसको जरा से भी थोड़ा सा भी छेड़े तो वो तुरंत घूमना शुरू कर देगा। उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इसको आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक जगह खड़े हैं, आप दो केसेस में खड़े। मान लीजिए आप एक दीवार में खड़े जो बहुत ऊंचा दीवार है, मान लीजिए कि 20 फीट 30 फीट ऊंचा दीवार है, अब पतला दीवार है, आप वहाँ भी खड़ा है, आप पे नेट फोर्स 0 लग रहा है। और आप दूसरा केस में दीवार ये ज़मीन पे खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है तो वहाँ भी आपको नेट फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन ज़मीन पे आप जब खड़ा है तो आप टेंशन फ्री हैं, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है कि मैं अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, गलती से भी कुछ हो जाता है तो मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि वो आप इक्विलिब्रियम में है लेकिन स्टेबल है, टेंशन फ्री है। लेकिन वही जो आप दीवार में खड़े वहाँ तो आपका नेट फोर्स तो 0 है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आप टेंशन में है। टेंशन में इसलिए है कि जरा से भी कुछ हुआ, जरा सा भी फोर्स लगा मैं गिर जाऊँगा, जिधर भी फोर्स लगेगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा मैं गिर जाऊँगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या, अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो वहाँ से स्टेबिलिटी हट जाएगा, यानी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला जो आ रहा है वो हट जाएगा। वहाँ पे टेंशन आ जाता है, एक तरह से तनाव आ गया उसके अंदर, सिस्टम के अंदर जो वहाँ पे है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या, ये अनस्टेबल है कि अगर इसको जरा सा भी हम ऐसे करें या फिर थोड़ा सा नीचे करें, जिसे मतलब छेड़े, तो ये क्या होता है, डायपोल तुरंत रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी उसमें एक टेंशन आ जाएगा। तो ये होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक लास्ट केस है कि अगर हम डायपोल को 90 डिग्री में रख दें तब क्या होगा, यानी केस 3 कि अगर थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है, मतलब ऐसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने क्या किया, डायपोल को ऐसे रख दिया है, मतलब -q + q, ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये है हमारा ई की डायरेक्शन। तो हमारा डायपोल मोमेंट ऐसे है वर्टिकल में और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल में ही हमेशा। तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 का बनेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी, तो ये हमारा 90 का बन रहा है। तो हमारा थीटा जगह 90, और हमें पता है कि अगर यहाँ साइन 90 का वैल्यू रखेंगे तो साइन 90 का आता है 1 होता है। इसका मतलब जो टॉर्क है वो क्या है, PE, और ये है मैक्सिमम टॉर्क।
मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है साइन का। और मिनिमम क्या होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1, -1 ही होता है ना। 270 कि 0 होता नहीं, साइन का वैल्यू हाँ -1 होता है, नीचे भी तो जाता है ना। साइन का क्या होता है नेचर, साइन का नेचर ऐसा होता है ना, ये तो ये +1 तो ये -1 ये 0, तो हाँ तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क। तो इससे ज़्यादा टॉर्क हमारा डायपोल पे लगेगा नहीं, ये मैक्सिमम है। अगर इसको थोड़ा सा भी ऐसे कर दे, टिल्ट कर दें थीटा पे, मान लीजिए थीटा पे 60 पे कुछ अलग होगा, साइन 30 पे कुछ अलग होगा, यानी अलग अलग एंगल पे अलग अलग टॉर्क आएगा। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो आएगा वो इतना आएगा, और इससे अलावा जितना भी टॉर्क होगा वो क्या होगा, इससे कम ही होगा। जैसे आ गया यहाँ पे, मैं अगर इसको 60 डिग्री पर रख देता हूँ तो ये क्या आएगा, P sin 60, और sin 60 के √3/2, यानी P √3/2 फैक्टर से ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जितना भी है ये, इसके अलावा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका जो टॉर्क है वो कम ही होगा। ये जो है वो मैक्सिमम टॉर्क है। जब मैक्सिमम टॉर्क, देखिए ना ऐसे भी होता है ना कि अगर ऐसे चीज़ एक रखा हुआ है थीटा एंगल से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर है ऐसे, और टॉर्क ये डायपोल इधर है, तो उसको घुमाने में बस बहुत कम फोर्स लगेगा, बहुत कम टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको ऐसे ही रोटेट करना है, क्योंकि ये जैसे आ गया 0 में आ गया, और 0 में आ गया तो मिनिमम हो गया, इसके बाद टॉर्क लगेगा नहीं, तो ये हो गया। लेकिन ऐसे जो है रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो पूरा इसको इतना घुमाना होगा 0 में करने के लिए, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा 90 डिग्री पर, इसीलिए ये आ रहा है मैक्सिमम टॉर्क। तो ये 3 केसेस थी जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि चीज़ें नहीं समझ में आई, फिर मैं इसको अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल हो गया ख़त्म। डायपोल में एक और चीज़ बचता है कि रोटेट कराने में जो एनर्जी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जो वर्क किया जा रहा है, वो एनर्जी कितना खर्च हो रहा है। तो फिलहाल अभी वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताऊंगा उसमें मैं ये एनर्जी वाला केस करा दूंगा डायपोल का। तो अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो गया कि कितना टॉर्क लग रहा है। अब आगे हम लोग जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अब निकालेंगे डिफरेंट, देखिए लाइन चार्ज तो ख़त्म हो गया, अब आएगा हमारा सरफेस चार्ज, फिर आएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज, जिसमें हम एक प्लेन शीट लेंगे, एक स्फेयर लेंगे, उसी का निकालेंगे। लेकिन जो जिस मेथड से अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते आए हैं, जैसे हमारा पॉइंट चार्ज का निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करा के फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे जैसे जैसे फिगर्स आते जाएंगे, जैसे एक प्लेन शीट आ गया, हमारा इनफाइनाइट लेंथ का वायर आ गया, या फिर हम कह सकते हैं एक स्फेयर आ गया, एक सिलेंडर आ गया, तो उस केस में हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको अगर करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बीएससी में ये चीज़ पढ़ाया जाता है कि एक डिस्क के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालना पड़ता है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी वो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप 12th में आप नहीं कर सकते, वो आपके 12th में को आपके कोर्स में भी नहीं दिया है। तो ये सारा प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, अगर आप बाद में फिर एक स्फेयर का निकालने में, तो स्फेयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जिस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण लेते हैं, फिर उसमें इंटीग्रेट करा के पूरा ऑब्जेक्ट के कारण निकाल लेते हैं, तो स्फेयर जब आएगा ना तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा कि स्फेयर में हर एक पॉइंट के कारण जो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो जाएगा एक पॉइंट चार्ज के कारण जो स्फेयर में है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा जो एक थ्योरम काम आता है जिसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक चुटकी में आंसर निकाल देता है किसी भी स्फेयर के कारण, या सिलेंडर हो, या फिर इनफाइनाइट शीट हो, या फिर लाइन चार्ज हो। वहाँ पे गॉस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है। गॉस थ्योरम के बिना कुछ नहीं हो सकता इस चैप्टर में, इतना इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, क्योंकि वो एक झटके में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता है। अगर आप एक डिस्क एक स्फेयर के कारण निकाल के देखिए,
एक स्फीयर के कारण निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल मेथड से, जो अभी हम लोग पढ़ते आए हैं उससे आप निकालिएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन गॉस थ्योरम 3 से 4 लाइन में आंसर निकाल कर देता है, मात्र 3 से 4 लाइन में। तो ये स्पेशलिटी है हमारी गॉस थ्योरम की। तो फिलहाल अभी रहने देते हैं, अगले लेक्चर में जब मैं गॉस थ्योरम बताऊंगा तो वहाँ पे सारे चीज़ें मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम का यूज़ करके। तो वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।